नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से हम 12th क्लास की जो प्रश्न बैंक है एमपी बोर्ड के द्वारा जो दी गई हैं उन प्रश्न बैंक को कंटिन्यू प्रत्येक दिन एक एक यूनिट को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए, और आपको पुनः बता दूँ कि जो भी 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पुनः बता दें कि अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपकी जून में एग्ज़ाम से होगी। तो चलिए, यहाँ पर हम प्रश्न बैंक को आज अध्याय नंबर 9 और ये है हमारा उपसहसंयोजक रसायन, इसको आज कंप्लीट करेंगे। इसमें जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से अंक निर्धारित किए गए हैं वो 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। 1 अंक का आपसे रिक्त स्थान पूछा जाएगा, 1 अंक का आपसे एक वाक्य में आंसर देना है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जो हमारे हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 6 नंबर के। तो इस प्रकार से इसमें डिवाइड किया गया है कि 6 नंबर के इसमें से अंक निर्धारित किए गए हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसको पूरा सोल्व करते हैं, इस प्रश्न बैंक को यूनिट 9 को। यहाँ पर जो दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला जो हमारे से क्वेश्चन है वो है उपसहसंयोजन संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है उपसहसंयोजन केंद्र। इसके बाद में आता है EDTA है, कौन सा लिगेंड है? तो ये हमारा लिगेंड है षटदंतुर एथिलीन डाइटेट्रा एसिटिलीन। तो ये इसको कहा जाता है हमारा षटदंतुर लिगेंड। इसके बाद में आता है उपसहसंयोजी यौगिकों का रंग संक्रमण के कारण होता है। तो इसमें जो संक्रमण होता है वो होता है हमारा DD संक्रमण। इसके बाद में आता है हमारा ज्यामिति समावेता संकुलों में पाई जाती है। तो ये वर्ग समतली और अष्टफलकी संकुलों में पाई जाती है। केंद्रीय परमाणु से सभी दाता परमाणु की संख्या को कहा कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है समन्वय संख्या या फिर उपसहसंयोजन संख्या। तो ये था हमारे रिक्त स्थान। इसके बाद में हम करते हैं यहाँ पर जो दिया है अगला प्रश्न, वो है हमारा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके लिए भी 1 अंक निर्धारित किया गया है। पहले वाला है जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम लिखिए। तो इससे संबंधित जो धातु है वो है हमारी टाइटेनियम और एल्यूमिनियम, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है जिगलर नाटा जो अभिकर्मक उत्प्रेरक होता है कैटालाइसिस, वो होता है हमारा TiCl4 और प्लस में होता है हमारा C2H5 और इसका होल्ट वाइज और Al। तो ये यहाँ पर एक फार्मूला लिख भी दिया है मैंने। ये होता है हमारा जिगलर नाटा अभिकर्मक और इसमें जो धातु प्रयुक्त होती है वो होती है हमारे टाइटेनियम और एल्यूमिनियम। इसके बाद में आता है हमारा किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं? तो ऐसे लिगेंड जो धातु परमाणु के साथ मिलकर चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनाते हैं वो लिगेंड किलेट बनाते हैं। इसके बाद में आता है टेट्रा कार्बोनिल निकिल का जो सूत्र है वो क्या है? तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ANI और ब्रैकेट में होता है कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल और 0। तो यहाँ पर जो फार्मूला मैंने लिख भी दिया है इस प्रकार से। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर अगला क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उपसहसंयोजन यौगिकों में रंग का कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो DD संक्रमण है। इसके बाद में आता है हमारा 5th वाला वर्नर सिद्धांत के अनुसार धातुओं को कितने प्रकार की संयोजकताएं होती है? तो इनकी 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है, एक होती है प्राथमिक और एक होती है हमारी द्वितीयक संयोजकता। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो है हमारे 2 अंक के प्रश्न। पहला जो प्रश्न है द्विक लवण क्या है? दूसरा क्वेश्चन है संकुल या संकर यौगिक क्या है? तो चलिए इन दोनों प्रश्न के यहाँ पर आंसर इस प्रकार से देखते हैं। पहले हम देखते हैं द्विक लवण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो द्विक लवण होता है, द्विक लवण ऐसे योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर अपने सभी अवयवों घटकों में विभक्त हो जाते हैं ना, अपने सभी जो आयन होते हैं संगठन जिनसे होता है आयन में, उनमें विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। इन यौगिकों के जलीय विलयन में सभी घटक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। यहाँ पर एक फार्मूला दिया है K2SO4 Cr2SO4
का होल्ट वाइज 24H2O। ये क्रोम एलम का है। यहाँ पर AL भी आता तो फिटकरी का यहाँ पर फार्मूला बन जाता है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें पोटेशियम भी है, सल्फेट भी है, क्रोमियम है, सल्फेट है और जल है। तो पोटेशियम, क्रोमियम और सल्फेट इन सभी का क्या करेगा, ये जल में आयन देगा, परीक्षण देगा। तो इसे बोलते हैं द्विक लवण। इसके बाद में आता है संकुल लवण। ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी घटकों का परीक्षण नहीं देते हैं संकुल लवण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 4NH3। तो ये क्या करेगा, इस सिर्फ सल्फेट का ही परीक्षण देगा। यहाँ पर जो अमोनिया है या कॉपर है वह अपना परीक्षण नहीं देगा। तो उपयुक्त विलयन में ना कॉपर 2+ का परीक्षण किया जा सकता है और ना ही NH3 का। ऐसे यौगिक ही संकुल यौगिक अथवा उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है हमारे फर्स्ट और जो सेकंड था, ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो तीसरा प्रश्न है वो है हमारा कि द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर बताइए। तो अभी बताया ये क्या करते हैं, जल में विलय करने पर अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। ये अपने जल में घुलने पर अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। ये केवल ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और लेकिन विलयन में अपने अवयवों को घटकों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। जैसे फिटकरी है और वो जैसे जल में घोलेंगे तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाती है। ऐसे संकुल यौगिक ठोस विलयन दोनों में ही अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और ना ही आंशिक रूप से वियोजित होना संभव नहीं है। मतलब ये अपना वियोजन नहीं करते हैं, अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। दूसरा ये है द्विक लवण के जलीय विलयन में उसके सभी रचक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। मतलब इसके सभी आयनों का परीक्षण किया जा सकता है जल में, लेकिन इसके सभी आयनों का परीक्षण करना संभव नहीं है। द्विक लवण में धातु आयनिक बंध बनाते हैं, जबकि इसमें जो यौगिकों में धात्विक आयन तथा इससे जुड़ने वाले समूह में के मध्य हमेशा कौन सा बंध बनाया जाता है, तो इसके मध्य में बनता है उपसहसंयोजी बंध। द्विक लवणों के रासायनिक गुण अवयवी यौगिकों के समान होते हैं, भौतिक गुणों में भिन्नता हो सकती है। संकुल यौगिकों के गुण भौतिक और रासायनिक दोनों संरचना रचक पदार्थ के हमेशा कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं इन दोनों उदाहरणों को आप नोट कर लीजिएगा। तो ये था हमारा द्विक लवण और संकुल लवण यौगिकों में अंतर। चलिए अगले प्रश्न के केंद्रीय धातु परमाणु को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है 4th नंबर का, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु किसे कहते हैं। सेंटर मेटल आयन और एटम्स। संकुल आयन या यौगिकों में उपस्थित वह परमाणु या आयन जो सामान्य संयोजकता नियमों के विरुद्ध अनेक परमाणु या आयनों से क्या करता है, बंध बनाता है। मतलब अपनी जितनी संयोजकता है उससे अधिक उपसहसंयोजी बंध बनाता है। केंद्रीय धातु आयन या परमाणु कहलाता है। जैसे FeCN6 में Fe+2 6 CN आयनों से बंध बना रहा है। मतलब ये इस प्रकार से है कि Fe से 1 2 3 4 5 और ये 6 CN बंध बनाता है, जबकि इसकी संयोजकता अगर देखें तो +2 होती है। लेकिन यहाँ पर जो 6 बंध बनाता है, यहाँ बंध बनाना संयोजकता नियमों से क्या कहलाता है, स्पष्ट नहीं होता है। Fe+2 केंद्रीय धातु आयन है। इस प्रकार से ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 4। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक जो 5 है वो है लिगेंड। लिगेंड क्या है लिखिए। तो लिगेंड संकुल या उपसहसंयोजक आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ संयोजकता सामान्य सिद्धांत के विपरीत जुड़े उदासीन अणु या आयन सामान्यतः ऋणायन संलग्नी कहलाते हैं या लिगेंड कहलाते हैं। जैसे FeCN6-4 में CN लिगेंड है। CONH3 में NH3 अमोनिया है, इसमें भी अमोनिया है। इस प्रकार से ये क्या है, लिगेंड है। और इसमें FeCN और Ag ये कोबाल्ट और सिल्वर और आयरन ये तीनों ही क्या है, तो ये है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। इस प्रकार से ये जो लिगेंड होते हैं ये अनेक प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे यहाँ दिया है एक दंतुर या एक दंतु लिगेंड, क्योंकि यहाँ पर जो CN में होता है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इसी प्रकार से इसमें NH3 में भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इन्हें बोलते हैं एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतु लिगेंड। और ये होता है हमारा त्रिदंतुर लिगेंड। तो इस प्रकार से इन्हें विभाजित किया गया है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो 6 नंबर का है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। यहाँ पर जो दिया है
प्रश्न क्रमांक जो 6 है उसको देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 ये है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं हैं। लिमिट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। संकुल अवस्था की अनेक विषमताओं का स्पष्टीकरण करने के पश्चात भी यह सिद्धांत निम्न कमियों को रखता है। यह सिद्धांत धातु आयन की केवल डी कक्षकों पर ही विचार करता है। मतलब जो डी ऑर्बिटल्स होता है उन्हीं में स्प्लिटिंग होते हैं, मतलब उच्च ऊर्जा और निम्न उच्च ऊर्जा होती है। दो कक्षक ऊपर चले जाते हैं और 3 कक्षक नीचे हो जाते हैं, तो उन्हीं में यह संक्रमण को स्पष्ट करता है, बाकी में नहीं करता है। लिगेंडों की अपेक्षित शक्ति का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऋण आयन दुर्बल क्षेत्र लिगेंड क्यों हैं, जैसे यहाँ पर OH H2O की तुलना में दुर्बल लिगेंड क्यों हैं, आदि प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं दे सका। धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य बंध पूर्ण रूप से आयनिक माना गया है। क्यों माना गया है, यह रीजन या इसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाता है। चलिए, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक जो था वो था हमारा ये 6। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक जो 7 है वो है हमारा दुर्बल वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। दुर्बल क्षेत्र व प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या है। तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है तथा ये उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान क्या होता है, इसमें कम होता है। प्रबल का देख लेते हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंड यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है SFSL, तो इसको देखेंगे। धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए बल लगाते हैं, मतलब ये युग्मित कर देता है, पेयर बना देता है तथा ये निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं स्ट्रॉन्ग और कौन से हैं वीक। यहाँ पर SFL और WFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पर जो क्रम दिया है इस प्रकार से रहेगा। इधर वाले जो रहेंगे वो रहेंगे स्ट्रॉन्ग और ये रहेंगे हमारे वीक। यहाँ पर H2O मतलब एथिलीन डाइएमीन नाइट्रस और कोबाल्ट और यहाँ पर ये कार्बोनिल और साइनाइड, ये जो रहेंगे स्ट्रॉन्ग रहेंगे और ये जो रहेंगे हमारे वीक रहेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल और हाइड्रोक्सिल Fe थायोसाइनाइड ClFe और I ये रहेंगे हमारे वीक। अब इन्हें याद करने का जो तरीका है, ट्रिक्स है कि वीक फील्ड लिगेंड इन्हें दाता परमाणु हेलोजन ऑक्सीजन सल्फर हो, मतलब हेलोजन को लिखा जाता है X, ऑक्सीजन को लिखा जाता है O और सल्फर को लिखा जाता है S, तो ये हो जाता है एक्सोस। तो जो दाता परमाणु अगर एक्सोस रहेगा तो वो रहेंगे वीक रहेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दाता परमाणु अगर हमारा कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस मतलब CNP कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस, यानी ये जो रहेंगे अगर इस प्रकार से ये रहेंगे साइनाइड कार्बोनिल नाइट्रेट और एथिलीन डाइएमीन, ये रहेंगे हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेंगे। ये क्या करते हैं, जो संक्रमण होता है उसमें पेयर यानी युग्मित कर देता है इलेक्ट्रॉनों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए। यहाँ पर जो दिया है टेट्रा एमीन डाई इक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो इसका जो फार्मूला रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा और दूसरे वाले का रहेगा पोटेशियम टेट्रा साइनिडो निकलेट सेकेंड, तो इसका रहेगा K2Ni टेट्रा CN। तो ये था प्रश्न क्रमांक 8 और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो जो प्रश्न क्रमांक जो 9 है वो है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु संख्या क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रभावी परमाणु संख्या पर विचार प्रस्तुत कर रहे इस विचार के अनुसार धातु संकुल यौगिक बनाते समय केवल उतने ही समूहों को उपसहसंयोजकता से जोड़ती है जिसके कारण उनकी प्रभावी परमाणु संख्या निकटतम अक्रिय गैस परमाणु संख्या के बराबर हो जाए, मतलब उनकी जो प्रभावी संख्या है वो जो अक्रिय गैस है उसके बराबर पहुंच जाए। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे
Fe और CN6 यहाँ पर दिया है 4। तो ये इसमें जो रहेगा यानी Fe परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 26 होती है। Fe+2 में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चला जाते हैं तो ये हो जाती है हमारी 24 हो जाती है। Cn आयनों द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि एक Cn देता है 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 देंगे 12। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, इन 24 और 12 जो हो जाएंगे हमारे हो जाएंगे 36, और जो 36 होगा वो निकटतम परमाणु क्रमांक है क्रिप्टॉन के लगभग का, यानी क्रिप्टॉन का है 36। तो इसके बराबर अगर हो जाता है या इसके लगभग भी हो जाता है तो इसे कहा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु संख्या। तो इन क्वेश्चनों को हमने इस प्रश्न बैंक को यहाँ पर कंप्लीट किया है और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। और आप यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर कोई पूछना हो आपको, तो आप इस कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी तैयारी को पुनः कंटिन्यू रखें। और अभी हमने पिछले वीडियो में जितने भी यूनिट्स हैं या आज यूनिट नंबर 9 को कंप्लीट किया है, इसके पहले यूनिट 8 तक कंटिन्यू कंप्लीट कर दिया है। उन वीडियो को भी आप कंटिन्यू देखते रहें और हम कंटिन्यूस ये अपनी तैयारी को रखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।